नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत कर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत तस्वीर सामने आई जब राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा बिलासपुर दौरे पर पहुंची। एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया से खुलकर बातचीत की। जब उनसे संसद में उनकी पहली प्राथमिकता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना किसी हिचक के साफ कहा, छत्तीसगढ़ का विकास ही उनकी सबसे बड़ा लक्ष्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित सभी नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और यह महिलाओं का दौर है। सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण को ऐतिहासिक कदम बताया। लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि महिलाएं परिवार के साथ साथ समाज और देश के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रही है और अब नीति निर्माण में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी। रहेगी जिसको आप लेकर के वहाँ उठाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का विकास ही पहली प्राथमिकता है। समसामयिक बहुत सारी परिस्थितियों में हमारे साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पहले तो नरेंद्र मोदी जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, प्रदेश के हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी को और किरण सिंहदेव जी इस संगठन को संभाल रहे हैं प्रदेश में। उसके साथ साथ हमारे पार्टी के नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ता लाखों जिन्होंने एक विश्वास जताया है। ये महिलाओं का युग है और हम इस साल जो हमारी सरकार है वो बजट भी महिलाओं को समर्पित किए हैं। तो ऐसे में कैसे हम महिलाओं को आगे लाएं, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 33% जो आरक्षण महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आने वाले समय में मिलेगा, तो महिला जो है वो एक लोकतंत्र व्यवस्था के तहत इस देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए नीति निर्धारक जो संस्था है उसमें अपनी भूमिका निभाएगी। तो एक बड़ी भूमिका, क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो घर परिवार को संभालते हुए पूरी एक परिवार की धुरी होती है, वो समाज में भी अपना समय देती है और समाज का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा संदेश देते हुए राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा बिलासपुर दौरे पर नजर आई। उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लिया और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने साफ कहा, अगर महिला घर संभाल सकती है तो देश भी संभाल सकती है। आज की 21वीं सदी की बेटियां परिवार और समाज दोनों जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की कई योजनाएं महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, लेकिन जहां ये योजनाएं नहीं पहुंच रही वहां जन जागरण चलाया जाएगा। उन्होंने समाज से अपील की कि अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता पहुंचे। इसके लिए सभी आगे आए। साथ ही भरोसा दिलाया कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए वे शासन प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करेंगी। कि बहुत सारी योजना सरकार की चल रही है जिससे महिलाएं सशक्त हो, और मैं तो कहती हूँ हमेशा महिलाएं सशक्त है। जो एक घर को चला सकती है वो इस देश को भी चला सकती है, लेकिन एक परिस्थिति बस ऐसी भूमिका समाज में रही कि घर महिलाओं के दायित्व था और बाहर की व्यवस्था पुरुष संभालते थे। लेकिन 21वीं सदी की बेटी जो दोनों दायित्वों को बखूबी निभा रही है, उनके लिए बहुत सारी जो योजना चल रही कहीं कहीं उसके तक नहीं पहुंच पाती है। तो उनको लेके मैं एक बड़ा जन जागरण करूं, ऐसे एक सोच है मेरी। लगातार मेरे पास जो भी महिलाएं आ रही है वो सभी समाज को मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भले अपना समाज का जो बैनर लगाए, लेकिन समाज के हर वर्ग को लेकर आप उनके शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ उनके आर्थिक नियोजन के लिए आप सब आगे आए। मुझसे जो भी सहयोग बनेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी कर्मचारी, जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, सारे लोगों से मैं संपर्क करके आप सबको जितने अच्छे उस कार्यक्रम को चलाने के लिए व्यवस्था हो पाए वो मैं सहयोग करूंगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं में नकल पर अब सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। सरकार ने सख्त कानून बनाकर साफ संदेश दे दिया है, अब परीक्षा माफिया की खैर नहीं। विधानसभा में भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इस कानून के तहत नकल या गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो उसका रिजल्ट रोका जाएगा और उसे 1 से 3 साल तक परीक्षा से प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहीं अन्य दोषियों के लिए 3 से 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, अगर किसी संस्था या एजेंसी की संलिप्तता सामने आती है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और परीक्षा संचालन से प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे परीक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कदम बताते हुए कहा कि अब परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर भी जारी होगा, जिससे छात्रों को तैयारी में आसानी मिलेगी। साथ ही नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन होगा।
जो भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, एकीकृत और समयबद्ध बनाएगा। साफ है, अब छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया होगी निष्पक्ष और नकल करने वालों पर होगा कड़ा प्रहार। क्या है, पिछले समय कई परीक्षाओं में अनियमितता हुई, कई के रिजल्ट नहीं आए, परीक्षा के बाद रिजल्ट आए तो रिजल्ट गलत आए, इतना तक कि पीएससी में भी घोटाला हुई और उसकी जांच सीबीआई द्वारा हो रही है और कई दोषीदार उसमें भी दंडित हो रहे हैं। इसीलिए इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम लोग परीक्षा में नकल को रोकने के लिए ये विधेयक लाए हैं और इसमें कड़ा सजा का प्रावधान है। अगर स्वयं अभ्यर्थी गलत साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ाएगा तो 3 साल तक वो परीक्षा से वंचित होगा और अगर कोई गिरोह इस तरह से गड़बड़ी करता है, कोई पेपर वेपर लीक करता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। 10 लाख से लेकर उनको सजा का भी उसमें प्रावधान है और किसी के घर में अगर गलत इस तरह का होगा और सही पाए जाने पर उनकी संपत्ति भी कुर्क करने तक का प्रावधान इस विधेयक में है। और निश्चित रूप से इस विधेयक के सर्व समिति से पास होने के बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस तरह के गलत कामों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और हमारे बेटा बेटियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और एक कर्मचारी चयन मंडल का भी गठन किए हैं। एक नेचर के अलग अलग विभागों की अलग अलग परीक्षाएं होती हैं जिससे अभ्यर्थियों को मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता है और भर्ती एजेंसी को भी समय और मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, समय भी ज्यादा लगता है। तो इस सबसे बचने के लिए कर्मचारी चयन मंडल का गठन किए हैं। इसमें एक नेचर के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का एक साथ चयन होगा। करीब कई परीक्षाओं को जोड़कर कुछ परीक्षाओं में उसको सीमित कर रहे हैं, तो इससे जल्दी जल्दी नियुक्तियां भी होंगी और एक मोटिवेशन भी बना रहेगा हमारे बेटा बेटियों के ऊपर में कि भर्तियां हो रही हैं। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कामेपुर में रविवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। 35 वर्षीय महेंद्र नेताम ने कथित रूप से पहले अपनी 6 साल की बेटी पर चाकू से हमला कर उसका गला रेतने की कोशिश की और फिर खुद का भी गला काट लिया। घटना के बाद परिजनों ने दोनों को तत्काल जिला अस्पताल गरियाबंद पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायपुर रेफर किया गया। जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश चौहान ने बताया कि फिलहाल दोनों की हालत स्थिर है। परिजनों के अनुसार महेंद्र की मानसिक स्थिति पिछले कई दिनों से ठीक नहीं थी। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। गरियाबंद जिले में एक बेहद दुखद खबर आई है। यहाँ मैनपुर थाना क्षेत्र के कामेपुर निवासी महेंद्र नेताम ने पहले अपनी बच्ची के ऊपर प्राणघातक हमला किया, चाकू से उसका गला काटने की कोशिश की और उसके बाद में अपना भी गला काट लिया, स्वयं का भी गला काट लिया। परिजनों ने उसे अस्पताल लाया है और यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायपुर रेफर किया गया है। परिजन बता रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गरियाबंद से हॉर्नबिल टीवी के लिए मैं किरीट ठक्कर। अभी आया है कामेपुर से, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, वो पार्शियल कट है। अभी तो दोनों स्टेबल है। अपनी बच्ची का भी वो ट्राई किया है और खुद सुसाइडल अटेम्प्ट किया है। दोनों स्टेबल हैं, अभी दोनों को भेज रहे हैं। तो बच्ची का भी क्या किया सर? बच्ची का भी थोड़ा सा ट्राई किया है, लेकिन बच्ची को वो एकदम सुपरफिशियल कट है, उसको भी भेज रहे हैं। अच्छा, उसकी बच्ची कितनी बड़ी है? ये 6-7 साल की। तो उसने ही अपनी बच्ची को भी ऐसे किया? हाँ, ऐसा। तो पहले बच्ची के ऊपर हमला किया उसने? हाँ, मतलब जो भी है, पहले बच्ची को काटने की कोशिश किया, फिर खुद काटा। तो क्या लगता है सर, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं? परिवार वाले ऐसा बता रहे हैं। अब एग्जामिनेशन के बाद थोड़ा पता चलेगा। बोल तो रहे हैं परिवार वाले कि थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर है, उसको थोड़ा सा रायपुर रेफर कर रहे हैं? हाँ, रायपुर रेफर कर रहे हैं। बच्ची को भी रेफर कर रहे हैं। डॉक्टर टीके साहू के नेतृत्व में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के रायगढ़ चैप्टर की स्थापना की गई है, जिसे फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से मान्यता मिली है। इस अवसर पर देश प्रदेश से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों के कार्यक्रम में भाग लिया और सोसाइटी के गठन की सराहना की। भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर आभा सिंह ने
चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीक और निरंतर मेडिकल शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर पीसी महापात्रा ने इसे क्षेत्र में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित प्रसव के लिए अहम कदम बताया। मैं डॉक्टर आभा सिंह हूँ। मैं रायपुर में प्रोफेसर और डीन रह चुकी हूँ। आज मेरे लिए खुशी का दिन है क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ रायगढ़। यहाँ पे ये जो सोसाइटी का शुभारंभ हो रहा है और जो प्रेसिडेंट है उनको मैंने पढ़ाया है, डॉक्टर त्रिभुवन साहू। तो मेरे लिए एक ये बहुत गर्व की बात है। आज का कार्यक्रम हमारा रायगढ़ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की हमारा प्रथम स्थापना दिवस है। विगत कई वर्षों से हम लोग प्रयासरत थे कि हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी बने रायगढ़ में, और ये हमारे राष्ट्रीय जो फॉक्सी है वहाँ से हमको मान्यता प्राप्त हुआ है, और उसी के आधार पे हम रायगढ़ का एक पृथक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग से संबंधित, जो कि विशेषकर महिलाओं के रोग से संबंधित है, उसकी एक फॉक्सी रायगढ़ ब्रांच की स्थापना दिवस के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं इसको। रायगढ़ 16 साल पहले मैं आया था, एक गायनेकोलॉजिकल क्लब का एड्रेस दिया। तो आफ्टर दैट आई हैड अ लव एंड अफेक्शन विद द पीपल हियर इन गायनेकोलॉजिस्ट हियर। दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट ऑफ गायनेकोलॉजी, and they were interested for forming a society of Foxy. Foxy is a big platform. I think is the largest academic bodies in the ASEAN, whole of Asia. About 47,000 members and 290 societies. Now this is one of the society which is newly formed today, and under the leadership of Professor T.K. Sahu as a founder president, and Kirti as a founder secretary, Joshna Agarwal as the founder vice president, and the treasurer and the joint secretary, and the whole lot of members are really enthusiastic about that, and that's why they have invited me, and I'm very glad and eager to come over here to inaugurate and install this new society for that. राजधानी रायपुर पुलिस ने हीरोइन तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 12 ग्राम हीरोइन, 1 पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पहले गिरफ्तार किए गए तस्करों से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आरोपियों के खिलाफ आजाद चौक, कबीर नगर और आमानाका थानों में पहले से मामले दर्ज थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते रायपुर में हीरोइन की सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, हमारे थाना क्षेत्र में पहले एनडीपीएस के प्रकरण थी जिसमें एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, और उसी इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला कि जितनी भी ड्रग्स की सप्लाई पंजाब से हो रही है, तो यहाँ के लोकल पेडलर्स हमारी गिरफ्त में आ गए थे। वहाँ के जो उनके मेजर सप्लायर्स थे उन पे कार्रवाई करते हुए एक टीम डीसीपी वेस्ट सर और डीसीपी साइबर क्राइम के निर्देशानुसार गठित की गई थी। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए इसमें 4 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है, अलग अलग जिलों से, और आज उनको यहाँ पे लाया गया। रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिद्धू बाग और रोहित कुमार को कलिंग नगर स्थित CSCB मैदान के पास नशीली टैबलेट बेचने के फिराक में पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 676 नग प्रतिबंधित निट्राजेपाम टैबलेट, 1 बटनदार चाकू, 3 मोबाइल और 1 2 पहिया वाहन बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार गोलियां खिलौने के बॉक्स में छिपाकर लाई जा रही थी। जब्त सामग्री की कीमत करीब 1,17,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने पूछताछ में उड़ीसा से गोलियां लाकर रायपुर में सप्लाई करने की बात कबूली है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। कल गुड़ियारी पुलिस स्टेशन में सूचना आई कि 2 व्यक्ति CSCB मैदान में कुछ नशीली टैबलेटों को बेच रहे हैं, और उनके पास में एक स्कूटी भी है। मामले को जो भी इंफॉर्मेशन आई थी उसकी तस्दीक करने के लिए टीम बनाकर मौके पर भेजा गया। जब टीम पहुंची तो वहां पे 2 व्यक्ति सिद्धू बाग और रोहित कुमार मौके पर मिले, और साथ ही साथ उनके साथ में एक मोटरसाइकिल था। जब उनकी चेकिंग की गई तो चेकिंग के टाइम पे उनके पास से एक धारदार हथियार और साथ ही साथ 676 नाइट्रोजेपाम टैबलेट्स उनके पास से जब्त हुई, जो कि वो कंसील करके रखे थे खिलौने के डब्बे के अंदर। बिलासपुर में हवाई सेवाओं को लेकर बड़ा असमंजस खड़ा हो गया है। विंटर शेड्यूल खत्म होने में अब महज 6 दिन शेष है, लेकिन अब तक एलायंस एयर ने समर शेड्यूल जारी नहीं किया है। 28 मार्च से नई समय सारणी लागू होनी है, लेकिन
कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आने से यात्रियों और आम लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए नाराजगी जताई है। समिति के सदस्य सुदीप श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने अरुण साव समेत केंद्रीय राज्य मंत्री और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क कर हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आई है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर कमजोर रुख अपनाने का आरोप भी लगाया। वहीं महेश दुबे ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास केवल रायपुर तक सीमित है, जबकि बिलासपुर को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कमजोरी बताया। समिति ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 28 मार्च तक नया शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। 27 मार्च से पहले एयरपोर्ट पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन और जरूरत पड़ी तो तालाबंदी जैसे कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। देखिए, ये जो एविएशन है, जो हवाई जहाज चलते हैं, इनका समर शेड्यूल और विंटर शेड्यूल जारी होता है। उसका मतलब है टाइम टेबल। तो जो विंटर शेड्यूल जारी हुआ था वो 27 मार्च को उसका आखिरी दिन है। 28 मार्च से समर शेड्यूल का टाइम टेबल अभी तक नहीं आया है। और अगर टाइम टेबल नहीं आएगा तो विमान कोई ऐसा नहीं है कि अचानक आज बनाया तो कहीं भी चला दो आप गाड़ी के जैसे। तो इस बात की आशंका हो रही है कि क्या कोई षड्यंत्र हो रहा है बिलासपुर के साथ, या कोई चुपके से कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको बिलासपुर के लोगों को बताया नहीं जा रहा है। आखिर क्या बात है? अलायंस एयर को पिछले 4 साल में यहाँ पर्याप्त यात्री मिले हैं। 1.5 लाख से ज्यादा यात्री बिलासपुर से हवाई यात्रा कर चुके हैं और लगातार दिल्ली की उड़ान हो चाहे कहीं की उड़ान हो, पर्याप्त यात्री रहते हैं। तो ऐसे में क्यों ये समर शेड्यूल लागू करने में देरी हो रही है? हमको तो ये लगता है कि हाँ, सरकार की नीति और नियति ही नहीं है कि बिलासपुर एयरपोर्ट पूर्ण विकसित बने, यहाँ से अन्य महानगरों की उड़ान प्रारंभ हो। जो एजेंसियां होती हैं एयरपोर्ट की, वो साल में 2 बार अपना शेड्यूल जारी करती हैं। उससे ये तय होता है कि कब कहाँ से कैसा विमान उड़ेगा, वो तय हो जाता है। और अब 28 तारीख उसका लास्ट डेट है, अब 8 तारीख हो गई 22-23। तो मेरे को तो नहीं लगता कि सरकार इसमें बहुत गंभीर है। आज हालांकि हम लोग जब धरना प्रदर्शन आंदोलन में बैठे थे तो हमारे सुदीप श्रीवास्तव जी ने मुख्यमंत्री के सचिव से, यहाँ अरुण साव जी से और सांसद तोखन साहू जो केंद्रीय मंत्री है, सबसे फोन में चर्चा की। सबने कहा कि हम 2-3 दिन के अंदर कोई उचित पहल करते हैं, जिससे जो भी विमान उड़ रहा है, जैसे अभी दिल्ली के लिए 3 दिन है, प्रयागराज के लिए भी कटौती करके 1 दिन कर दिया गया है, वो यथावत रहेगा और अन्य के लिए वो चर्चा करेंगे। तो जब हम लोग कोई बात करते हैं तब जाकर उन लोग जागते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि में पुरुषार्थ नहीं है, नपुंसक नेतृत्व का परिणाम बिलासपुर भोग रहा है। गर्मी की तपिश बढ़ते ही पानी का संकट भी गहराने लगा है। बिलासपुर सहित कई शहरों में जल संकट अब लोगों की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। लगातार बढ़ते तापमान ने हालत और भी गंभीर कर दिए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे जल स्तर तेजी से नीचे आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि जो पानी पहले 80 से 100 फीट में मिल जाता था, अब उसके लिए 300 से 400 फीट तक बोरिंग करनी पड़ रही है। इसका सीधा असर हैंडपंप और बोरवेल पर दिख रहा है। कई इलाकों में ये पूरी तरह सूख चुके हैं तो कहीं पानी की सप्लाई भी बाधित हो रही है। लोग पानी के लिए भटकने को मजबूर है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। जैसा हम लोग छत्तीसगढ़ का एक पैटर्न देख रहे हैं, इसमें लगातार पानी का लेवल जो है गिरता जा रहा है और पहले पानी जो है 80 फीट 100 फीट में हो जाता था, अभी एवरेज में बिलासपुर ज़िले में 300 से 400 फीट पे पानी आ रहा है और अभी बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ है और मुझे लगता है कि इस गर्मी में वाटर टेबल काफ़ी गिरेगा। पेयजल के लिए हम पहले से ही सारे नगरीय निकायों को और जनपद में ग्राम पंचायतों में लगातार बात कर रहे हैं, तो गर्मी के हिसाब से अभी हम लोग जो भी आवश्यक तैयारी हम लोग अभी कर सकते हैं वो हम लोगों ने किया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये रहेगा आगे कि चूँकि बरसात जो है हमारा जो होता है रेनफॉल, वो नॉर्मल ही रेनफॉल है। 1200 mm के आसपास पहले भी गिरता था, अभी भी गिर रहा है। हम लोग अपने रेनफॉल को कैसे हम लोग बचा के रखें, नीचे रिचार्ज हम कैसे कर पाएँ, इसके लिए अभी हम लोग प्लान किए हैं। करीब 154 ग्राम पंचायत जहाँ पे ज़्यादा क्राइसिस होता है, उन ग्राम पंचायतों को हमने आइडेंटिफाई करके उसमें VY टेक्निक से वहाँ पे हम लोग पर्कुलेशन टैंक, फ्रैक्चर जोन आइडेंटिफाई करके उस पर पर्कुलेशन टैंक बनाएंगे ताकि बरसात का पानी वहाँ रुकेगा और जितने बार उसमें पानी आएगा वो नीचे सीधे सोर्स को वो रिचार्ज करेगा। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों में भी हम लोग इस टेक्निक से वाटर रिचार्जिंग का काम हम लोग करेंगे।
जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर बारिश के पानी के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए 154 गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां विशेष योजना के तहत काम किया जाएगा। उद्देश्य साफ है, जल स्तर को बढ़ाना और भविष्य में इस संकट को कम करना। सिर्फ योजनाएं ही नहीं, बल्कि लोगों की भागीदारी भी इस लड़ाई में बेहद जरूरी है। यही वजह है कि प्रशासन गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों को पानी बचाने, उसका सही उपयोग करने और दुरुपयोग से बचने की अपील की जा रही है। अगर अभी नहीं संभले तो आने वाले दिनों में यह जल संकट और भी विकराल रूप ले सकता है। इसलिए जरूरत है हर बूंद की कीमत समझने की। मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। अतिरिक्त जो है, चूंकि इसमें अगर हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हम लोग नीचे अंडरग्राउंड वाटर का हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। हम किन चीज़ों में इसका ट्यूबवेल खोद करके हम लोग नीचे का पानी ले करके उसका उपयोग कर रहे हैं, ये हमको समझना होगा। बरसात में हम कितना पानी नीचे ले जा पा रहे हैं। अगर हम पानी रिचार्जिंग हम कम करेंगे और नीचे से पानी निकालेंगे ज़्यादा, तो निश्चित तौर पे वाटर टेबल और नीचे चलता चला जाएगा। इसी के लिए इस बार हम लोगों ने गांव-गांव में एक अवेयरनेस वाला कैंप किया था, ताकि लोगों को हम बता पाएँ कि ऐसा यूज़ जिसमें पानी बहुत लगता है, जिसमें कम प्रॉफिट है, तो ऐसे यूज़ करने से चीज़ें नुकसानदेह होंगी। आने वाली जनरेशन के लिए पानी की क्राइसिस रहेगी, चाहे इंडस्ट्रियल यूज़ हो, चाहे एग्रीकल्चरल यूज़ हो। इसको हमको सोचना पड़ेगा और हम अल्टरनेट और जो भी फसल हो सकते हैं उस पे हमको जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वहाँ रिचार्जिंग के लिए इंसिस्ट करना पड़ेगा। और इसी के लिए पिछले बार भी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी प्लांटेशन यहाँ पे किए हैं, और इस बार भी हम लोग ब्लॉक प्लांटेशन और गांव-गांव में प्लांटेशन की अभी हम लोगों ने प्लान किया। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती को लेकर लगातार हालत गंभीर होते जा रहे हैं। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में एक बार फिर अफीम की खेती पकड़ी गई है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि बीते 2 दिनों में यह दूसरा मामला सामने आया है, जबकि सिर्फ 17 दिनों के भीतर यह 5वीं बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 7 मार्च को दुर्ग, 10 मार्च को बलरामपुर के कुसमी, 12 मार्च को कोरंधा और 21 मार्च को रायगढ़ के तमलाद में भी अफीम की खेती पकड़ी जा चुकी है। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। दीपक बैज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि छत्तीसगढ़ को अफीम का बनाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। सर बताएंगे, लैलूंगा में जो अफीम का मामला, सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि लैलूंगा थाना क्षेत्र के नवीन घट गांव में कुछ लोग अपनी बाड़ी में अफीम के पौधे जैसे कोई पौधा उगाए हुए हैं। इस सूचना को तस्दीक करने के लिए पुलिस टीम वहां पर पहुंची थी। वहां पर 2 व्यक्ति साधराम नागवंशी और अभिमन्यु, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इनकी बाड़ी में 1 डिसमिल और 2 डिसमिल ज़मीन में कुछ अफीम के पौधे जैसी चीज़ वहाँ पर मिली है, तस्दीक किया जा रहा है। और अगर ये पाया जाता है तो उस पर NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। नार मामले में जिसमें मार्शल सांगा को पहले दिन गिरफ्तार किया गया था और उसके 2 साथी एमैनुअल और साइप्रस, ये दोनों भाग गए थे, जिससे पुलिस की पार्टी झारखंड रवाना की गई थी और झारखंड के खूंटी से इसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और उसके पश्चात इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 10 बजे विकास नगर निवासी शैलेंद्र साहू अपने साथियों के साथ हिमांशु किराना स्टोर के पास गाली गलौज कर रहे थे। दुकान संचालक हिमांशु सिरवास द्वारा मना करने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। इसी दौरान हिमांशु के भाई गुलशन सिरवास ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पंकज कश्यप पर गोली चला दी, जो कि उसकी जांघ में जा लगी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल पंकज कश्यप को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी गुलशन सिरवास रिटायर्ड आर्मी सिग्नल कोर का हवलदार है। मामले में हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी गुलशन सिरवास और उसके सहयोगी भाई को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र में फिलहाल स्थिति समान बताई जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।